हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में अब हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये इसका पहला लेक्चर है। ऑलरेडी हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ मशीन चालू है जो कि मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसके साथ में ही चलता रहेगा आपका। ओके और फिर इसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह की चीज़ों पे जाना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पहले निपटा लें। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखें तो क्या होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की जो डील करती है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के, और उसकी इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस में क्या प्रॉब्लम आती हैं, उन सारी चीज़ों को डील करती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब देखो, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो प्रॉब्लम जहाँ पर जो हमारी जो प्रॉब्लम है या हमारा जो बॉडी है वो स्टैटिक है, मतलब वो रेस्ट पे रहती है और उस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं मगर ये मूव नहीं कर रही है। ऑन द अदर हैंड एक में ये है कि बॉडी हमारी पे जब फोर्स लगेगा तो वो मोशन करेगी। जब मूव नहीं करेगी तो हम उसको बोल देते हैं स्टैटिक, और जब मूव करती है तो हम उसको बोल देते हैं क्या, डायनामिक। तब उसको बोल देते हैं डायनामिक। नेक्स्ट, अब जब ये डायनामिक मूव कर रही है, अगर हम सिर्फ इसकी वेलोसिटी को एनालाइज करना चाहते हैं, इसके एक्सेलरेशंस को एनालाइज करना चाहते हैं, पर हम नहीं चाहते इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करें, तब इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द डायनामिक्स विच डील्स विद द बॉडी इन द मोशन विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोशन एनालिसिस करेंगे। उस केस में हम इसको बोल देते हैं काइनेमेटिक्स। पर काइनेटिक्स में हम उसके मोशन को एनालाइज करते हैं, साथ में उसके फोर्सेस को भी कंसीडर करते हैं। अगर मैं काइनेमेटिक्स की आप खुद ये सब कर चुके हैं, जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सारी इक्वेशंस में कहीं भी आपको फोर्स का जिक्र नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड अगर आप काइनेटिक्स लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उस पर लगने वाले फोर्सेस के कारण वो जो फोर्स जितना वर्क करेगा उस बॉडी पे, वही वर्क जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही वर्क उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा सकता है। वही वर्क जो है एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकता है, कंप्रेस करके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा लेगा। वही पोटेंशियल एनर्जी फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस किए थे वो सारी चीज़ें। अब फोर्स है क्या? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ओके, इस टाइप की चीज़ें कर सकता है। कोई बॉडी, अगर मान लो एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, आपने और उसके पीछे से फोर्स लगा दी, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं, ठीक है, रिवर्स स्कूप टाइप की शॉट मार दिया आपने, बॉल पीछे जा रही थी, आपने पीछे ही पीछे मार दिया, तो इसके मोशन में जो वेलोसिटी है वो अब जो इसका मोशन है उसमें इसने सपोर्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड बॉल अगर इधर जा रही थी, सामने से आ रही थी, आपने स्ट्रेट ड्राइव मार दिया, तो क्या हुआ, मोशन को चेंज कर दिया आपने। ठीक है, इस तरीके से रिटार्ड कर सकते हो, आप कैच पकड़ते टाइम रिटार्ड करते हो। ठीक है, बैलेंस ऑफ द टू फोर्सेस, एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है, दूसरा फोर्स इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेसेस हो सकती हैं, जैसे कि मान लो ये बॉडी है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस आएंगी। इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे या जो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो इनिशियली फ्री स्टेट में बैठे हुए थे, जैसे ही आपने फोर्स लगाया वो दब गए। जैसे आप एक मॉलिक्यूल्स को कुछ उस तरीके से समझो जैसे हर एक मॉलिक्यूल एक टेनिस की बॉल की तरह है। जिस तरीके से आप टेनिस की बॉल को दबाते हो तो वो थोड़ी सी दबेगी, पर जैसे ही आप दबाओगे आपको फील होगा कि टेनिस की बॉल में स्ट्रेसेस आ रही हैं और वो आपके हाथ पे फील होगी, वो भी अपने तरफ से फोर्सेस लगा रही हैं। वो जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसे ही कहते हैं स्ट्रेस। अब ऐसी कई सारी टेनिस की बॉल है, आप जब धक्का लगा रहे हो तो वो सारी टेनिस की बॉल कंप्रेस हो रही हैं, पर सब टेनिस की बॉल नहीं चाहती कि कोई कंप्रेस हो, वो अपनी वापस से फ्री स्टेट में जाना चाहती है। इसलिए आपके जो भी फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भी एक फोर्स लगाती है, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया एट अ पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेस।
अगर किसी फोर्सेस के इफेक्ट को डिटरमाइन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। भाई एक न्यूटन का लगा रहे हो, 100 न्यूटन का लगा रहे हो, कितने का लगा रहे हो, किस लाइन ऑफ एक्शन पे लगा रहे हो, नेचर क्या है, टेंसाइल लगा रहे हो कि कंप्रेसिव लगा रहे हो, और पॉइंट एट विच फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स मे बी डिफाइंड एज द एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय, टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन, बिल्कुल सही। फिर है फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी में क्या कर सकता है, उसके मोशन को चेंज कर सकता है, दो फोर्स से उनको बैलेंस कर सकता है, इंटरनल स्ट्रेसेस को जन्म दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमने देखी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफेक्ट हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। एक न्यूटन जो होता है वो होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ओके, तो एक न्यूटन जो होता है वो होता है आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से। मतलब कि 1 किलो की अगर बॉडी है, मान लो 1 kg की बॉडी है, कहाँ गई मेरी बॉडी, ये रही बॉडी। इस बॉडी का अगर मास 1 kg है, ठीक है, किधर से 1 kg है, इस तरीके से 1 kg। यहाँ पे इस पर कोई फोर्स लगता है और इस फोर्स के लगने के कारण ये बॉडी जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगी ऑब्वियसली। तो हम इस फोर्स को कहेंगे कि ये 1 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर है, यानी कि ये 1 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg फोर्स mg, और m की जगह 1 रखना है, g कितना होता है 9.81, यानी कि 9.81 न्यूटन। A resultant force is a single force which produce the same effect as the produced by given forces, all the given forces on a body। अब ध्यान से सुनो, मान लो आपकी एक बॉडी थी, ये कोई बॉडी है, ये बॉल है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी कुछ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगा दो, एक कम इधर साइड से भी फोर्स लगा दो। अब ऐसे बहुत सारे फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे थे। इस फोर्सेस के लगने के कारण ये बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये काम तो एक सिंगल फोर्स भी कर सकता था। मैंने बोला कि एक सिंगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता और ये बॉडी यहां पे आ जाती। जिस स्पीड से आई है, जिस एक्सेलरेशन से आई है, सेम एक्सेलरेशन से पहले वाले केस में जो हमारी ये बॉडी थी, फर्स्ट केस में ये बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जिस स्पीड से गई, जिस एक्सेलरेशन के कारण गई, जिस डायरेक्शन में गई, इन सारे फोर्सेस के कारण वही सेम इफेक्ट, वही सेम वेलोसिटी, वही सेम एक्सेलरेशन, वही सेम डायरेक्शन में वो एक सिंगल फोर्स के कारण जा सकती है। तो फिर मैं उस एक सिंगल फोर्स को इन सारे फोर्सेस का क्या कह दूंगा, रिजल्टेंट कह दूंगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के फाइंड करने की प्रोसेस को कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। The algebraic sum of resolved part of a number of forces in a given direction is equal to the resolved part of the resultant forces in the same direction। जैसे ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये सारे जो फोर्सेस है ना, इन सबको रिजॉल्व करो। कैसे रिजॉल्व करो, ये मान लो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करो ऐसे, इसका एक वेक्टर लो, इसका इस तरीके से आएगा, इसका इस डायरेक्शन में एक आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्व फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जब आप लोगे तो वो जो ये नेट फोर्स आ रहा है ना, इसके जो कंपोनेंट होंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, वो दोनों बराबर होंगे, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मतलब कि जो आपके नंबर ऑफ फोर्सेस थे उनको आप जब रिजॉल्व करोगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो उन रिजॉल्व हुए फोर्सेस का जो समेशन होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग, वो आपके बराबर होगा। वो एक सिंगल फोर्स जो कि जिसे आप रिजल्टेंट फोर्स कह रहे हो, उसके रिजॉल्व किए गए फोर्सेस के कंपोनेंट के बराबर।
अब फोर्सेस को ऐड किस तरीके से किया जाता है? देखो, फोर्सेस को ऐड इस तरीके से किया जाता है। पहला लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ। मान लो ये फोर्स P है। देखो, इसमें इस बुक में ये डायरेक्शन गलत बताइए। कभी भी तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर देना, कोई भी कन्वेंशनल एग्जाम देना, SSC JEE वगैरह कुछ भी, कभी भी फोर्स ड्रॉ करना, ये एरो बीच में ना बनाना भाई मेरे, एरो हमेशा कोने में बनाना। ये साइन कन्वेंशन होता है, एरो हमेशा कोने में आता है। ठीक है, दोनों साइड एरो नहीं आता, एक ही साइड आता है, कोने में आता है। जिस साइड जा रहा एरो का डायरेक्शन है मतलब वो फोर्स का डायरेक्शन है। इस तरीके से बनाया। ये P है और ये Q है, ये दोनों फोर्स थे, इनके बीच में एंगल थीटा था। ये से Q के बराबर सेम इंक्लिनेशन पे एक Q यहाँ पे बना दिया मैंने। ये अब Q है, ये लाल वाला जो है वो उसी Q के जैसा है, हम शक्ल है इसका। और ये जो ऊपर वाला है लाइन है, ये P है, नीचे वाले P के हम शक्ल। तो ये P से ये P सेम इंक्लिनेशन पे मतलब पैरेलल है, एक बराबर है, तो फिर हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब इसके बीच की ये जो डायगोनल होगी, ये जो डायगोनल हमको देखने को मिल रही है, ये क्या होगी, हमको क्या देगी, रिजल्टेंट फोर्स देगी। यही कहता है पैरेललोग्राम। और इस रिजल्टेंट फोर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। और अगर आपको ये एंगल निकालना है, अब यहाँ पे ध्यान से, ये एंगल जो है वो अल्फा है और ये P के साथ बना रहा है। अगर ये P के साथ बना रहा है तो P एक ही बार आएगा और नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा, Q sin थीटा, पहले sin थीटा, फिर Q cos थीटा और P नीचे आएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ में क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ में ये कहता है कि जब आपके पास दो फोर्सेस थे P और Q, अगर आप उनको एक ऐसे ऑर्डर में रखो कि वो एक ट्राइंगल की दो साइड्स बन जाए। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं। ये P था, इस P की ये पुच्छी है, पुच्छी कहाँ पर है, ऊपर है, और इसका सिर कहाँ पे है, ये यहाँ पर है। इसको मैं नाम A दे देता हूँ। फिर ये Q था, Q का हम शक्ल इधर रखा था, उसकी पुच्छी कहाँ है, A पे है, और उसका जो सर है वो वहाँ पे B पर आया है। तो ये एक ट्राइंगल की दो साइड बन रही है। अब जो तीसरी साइड होगी, अब देखो मैं किस तरीके से जा रहा हूँ, O से A गया, A से B गया, तो अब ऑब्वियसली मैं B से O आऊँगा ट्राइंगल बनाने के लिए। पर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, B से O जो आप आ रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। मतलब B से O मुझे आना था, पर वो बोल रहा है कि नहीं O से B जाओ, और O से B तो मुझे पहले से ही पता है कि वो तो रिजल्टेंट है ही, मैंने तो पैरेललोग्राम से निकाल लिया था। तो वही बात है कि अगर आप दो फोर्सेस को जो साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे, उनको रिप्रेजेंट कर दो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ एज अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, एक की पुच्छी, फिर उसका सर, फिर दूसरे की पुच्छी, उसका सर, इस तरीके से ऑर्डर में। तो जो तीसरी साइड होगी वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी पर अपोजिट ऑर्डर में। और ऐसा सिर्फ ट्राइंगल में नहीं होगा, ऐसा पॉलीगॉन में भी होगा। ओके, ये था। और वेक्टर मेथड क्या होता है? मान लो ये फोर्स था, ये एक्स एक्सिस थी और ये यहाँ पे वाई एक्सिस थी। इस फोर्स की एक्स एक्सिस पे जो परछाई होगी, मान लो ये थीटा एंगल है, कितनी हो जाएगी, मान लो P है ये फोर्स, तो ये जाएगी P cos थीटा, और ये जो वाई डायरेक्शन में इसकी परछाई कितनी आएगी, P sin थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P cos थीटा I कैप प्लस P sin थीटा J कैप। ये हो जाएगा वेक्टर नोटेशन। ठीक है, और जब हम पॉलीगॉन लॉ करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं ना, पॉलीगॉन लॉ या वेक्टर लॉ, इसमें क्या करते हैं, इसमें कुल नहीं करते हैं, इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। और इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर सम ही करते हैं, और हमको ये पैरेललोग्राम उसी तरीके से मिला हुआ है। उतने डेप्थ में आपको जाके PhD करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि वेक्टर मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स ही कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, सॉरी। ठीक है, P और Q का रिजल्टेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला तो आपको रटा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर एंगल निकालना है tan अल्फा विद रिस्पेक्ट टू P, तो क्या हो जाता है, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। ठीक है, ये Q नहीं है, ये थीटा है, और ये भी थीटा है। Q क्या है, Q ये है। ओके, कंफ्यूज मत होना। दो फोर्सेस हैं P एंड Q, P बड़ा है, Q छोटा है, सेम स्ट्रेट लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करने हैं, मतलब P इधर की तरफ है, Q इधर की तरफ है।
ठीक है, ये पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं। कोई भी बता देगा यार ये P माइनस क्यू के बराबर होगा, नहीं बताना इस तरीके से कोई बात नहीं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंगल कितना है इसके बीच में 180 डिग्री है, प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री का अंडर रूट कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, यानी कि -2PQ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB, मतलब P माइनस क्यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर को खा जाएगा, P माइनस क्यू आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस इक्वल फोर्सेस है P मेकिंग एन एंगल थीटा। पी स्क्वायर प्लस दूसरा भी पी स्क्वायर प्लस 2PP यानी कि पी स्क्वायर कॉस थीटा। पी स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंडर रूट था इसका, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिलहाल कॉमन ही लेते हैं, अंडर रूट एक साथ में ले लेंगे। क्या हो जाएगा 1 क्यों पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2P स्क्वायर, और तो ये जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, 2 भी कॉमन ले लो, 2P स्क्वायर कॉमन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। अब भैया हमको ये पता है कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, यहाँ पे रख दो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 से ये वाला 1 चला गया, बचा क्या बाहर 2P स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में था, ये वाला 2 4 हो जाएंगे, अंडर रूट है 2 हो जाएंगे, ये P का स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर P आ जाएगा, यहाँ कॉस का स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। आंसर आ गया। रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस इक्वल है और राइट एंगल पे है, मतलब एक P इधर दूसरा P इधर, ये तो सबको रटा ही होना चाहिए। √2P आंसर आता है, किस तरीके से आता है, वही फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया है वही फॉर्मूले में कॉस थीटा की जगह 90 रख दो, कॉस थीटा की जगह 90 रख दोगे, कॉस 90 0 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2P स्क्वायर हो जाएंगे, 2P स्क्वायर का अंडर रूट √2P आ जाएगा। ठीक है, फिर एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, एक फोर्सेस इधर है, ठीक है, दो फोर्स को ऐड करना है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, और एक आदमी से लड़ने गए, दोनों मिलकर लड़ने गए, तुम ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, मैक्सिमम हो जाओगे। तुम्हारे दोस्त हो, आपस में ही पहले लड़ लिए तो कमज़ोर हो जाओगे, मिनिमम एनर्जी लेवल पे आ जाओगे, इस तरीके से भी। तो जब साथ में होंगे तो एंगल कितना होगा, यार ये भी इधर था वो भी उधर है तो 0 ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल 0 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और एक P इधर है दूसरा दोस्त इधर है Q, तो ये कितना एंगल है 180 डिग्री, तो मिनिमम के लिए 180 डिग्री है और मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू आर इक्वल एंड, यार वो क्वेश्चन कहाँ गया, अभी नहीं आया, ठीक, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज ईदर ऑफ द फोर्सेस देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि जो रिजल्टेंट है जो R था वो भी P है, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, यही हो जाएगा। अरे फॉर्मूला क्या होता था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब R भी P के बराबर है, Q भी P के बराबर है, और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। पर P और Q और R तो सब बराबर है, मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, समझे, P स्क्वायर, ये P स्क्वायर से P स्क्वायर चला गया, ठीक है, तो और ये P स्क्वायर से ये P स्क्वायर चला गया, P स्क्वायर बचे ही नहीं, तो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये P स्क्वायर 0 हो गया था, और ये जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी -1/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। अगर तुमको ये स्टेप समझ में ना आए तो ये इक्वेशन लिखना और उसके बाद अपने तरीके से सॉल्व कर देना, तुम यहीं पहुँचोगे बंधु। फिर है एक ये क्वेश्चन मुझे बहुत मज़ेदार लगा, आया है गजब क्वेश्चन।
बोल रहा है कि दो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है P और Q, उसका रिजल्टेंट R आता है। इफ Q को डबल कर दिया जाए तो जो नया रिजल्टेंट बनता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है P से। तो फिर क्या क्या होगा, मतलब क्या, देखो एक फोर्स ऐसा P है और एक फोर्स ऐसा Q है, ऐसा एक Q फोर्स था। अब P के बराबर एक और मैंने यहाँ पे P लगा दिया और Q के बराबर एक Q ऐसा लगा दिया, ठीक है। ये P पैरेललोग्राम बनाया और ये रिजल्टेंट R आ गया। पर बोला नहीं यार, मजे नहीं आया मुझे कुछ। मैं काम करता हूँ, मैं क्या काम करूँगा, ये जो Q है ना, Q को 2Q कर दो, इतना था और इतना और कर दो। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो P है वो इतना था, P ऐसे आ रहा था, ठीक है, P इतना बड़ा कहीं था, और ये जो 2Q है तुम्हारा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो और ये जो अब ये टाइम हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, तो ये R हो गया, ये R डैश हो जाएगा एक्चुअली में, और ये 90 डिग्री है P के साथ। पहले वाले केस से मेरी इक्वेशन ये बनती कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा R के बराबर होता। दूसरे वाले केस में ये कह रहा है कि अगर Q को डबल कर दूं तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा P से, मतलब P और नए वाले फोर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, यानी कि tan 90 इज इक्वल टू Q क्या बन गया, 2Q cos थीटा हो गया ना दूसरे वाले केस में, प्लस P प्लस 2Q, सॉरी यहाँ पे क्या आता है, साइन थीटा आता है, ये ऊपर साइन नीचे cos थीटा। tan 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को कैलकुलेशन के लिए 1/0 लेते हैं, ठीक है, यानी कि P प्लस 2Q cos थीटा 0 के बराबर है। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ये 2Q cos थीटा, 2Q cos थीटा, 2Q cos थीटा माइनस ऑफ P के बराबर है। इस वाली इक्वेशन में रख दो ऊपर वाली में, तो तुम्हारे पास आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और 2PQ cos थीटा, ये साला R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2Q cos थीटा माइनस P के बराबर है, तो ये जाएगा माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, माइनस P से माइनस ये P गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब Q जो है वो R के बराबर है। ये आ गया आंसर। If two forces are acting at an angle 120 degree, the bigger force is 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller one। तो यही वाला केस है, मान लो P छोटा वाला है, Q जो है वो बड़ा वाला है, और छोटे वाले से जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो स्मॉलर फोर्स बताओ। तो क्या था, P प्लस 2Q cos थीटा 0 के बराबर था, जो पहले इसमें इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, वही वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ। P यहाँ पे छोटा वाला फोर्स है, मुझे निकालना है, Q बड़ा वाला था, 2 इंटू 40 cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 120 डिग्री माइनस 1/2, ठीक है। अबे 2Q क्या आएगा, सॉरी छोड़ो इसको, इसी तरीके से करता है, कंफ्यूज हो गए, Q ही आएगा उसमें, 2Q नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी ना डबल करने का है। मान लो एक फोर्स है P और एक बड़ा सा फोर्स है जो कि 40 न्यूटन का है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा ये रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट R है ये P से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो R की जो वैल्यू होगी, सॉरी R के साथ जो एंगल होगा tan 90 डिग्री के बराबर है, वो दिया ही हुआ है, और वो किसके बराबर होगा, ये जो Q है, Q की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40 साइन थीटा, ये 40 है ना, डिवाइडेड बाय P प्लस 40 cos थीटा, tan 90 1/0 के बराबर होता है, यानी कि P प्लस 40 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो P प्लस 40 cos थीटा माइनस 1/2 के बराबर है इज इक्वल टू 0, तो P की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20, तो 20 न्यूटन। लीवरेज और मैकेनिकल एडवांटेज कंपाउंड लीवर के केस में सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है, वैसे अलग होते हैं पर कंपाउंड इसके केस में सेम होता है। अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखो नंबर ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे,
तब होंगे जब उनका सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो। इसके आगे बस एक चीज लगा दो, वेक्टर सम लगा दो। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो तो भी, तो ये भी सही हो जाएगा। ये अकेला स्टेटमेंट फिर इक्विलिब्रियम में ले आएगा। या फिर उनके रिजॉल्व पार्ट वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो प्लस सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या तो ये दोनों हो, तब एक अकेले से काम नहीं बनेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस जीरो होने चाहिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी सारे फोर्सेस का रिजॉल्व पार्ट का सम जीरो होना चाहिए। तो यानी कि सी और डी, या फिर इस बी के सामने वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो लिख दो, तो बी भी ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।